जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 होगा हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। और हम इसका आज जो है इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग जो है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए इंट्रोडक्शन जानने के लिए कि देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो है कि दो चर होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखिए, अध्याय ये हमारा जो है 3 होगा। अध्याय कौन सा होगा? 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ये क्या है? चैप्टर का नाम है। बच्चों इसमें पहला पॉइंट जो हम लिखे हैं कि दो चर, यानी क्या लिखे हैं? दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, है ना। सबसे पहला बात क्या है लिखा हुआ है कि दो चरों x और y, दो चर क्या है हमारा? x और y। तो अच्छा एक बात बताइए कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है? ये तो हम पिछले क्लासों में आप लोगों को बताए हुए हैं कि x y का कोई भी वैल्यू रहेगा, है ना, x y जहां भी दिखेगा वो एक चर मान होता है। क्या होता है? चर। और जो नंबर होता है हमारा, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये इसको हम लोग अचर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया चर अचर का बात। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो चर वाला चैप्टर, जैसे हमारा दो चर वाला, तो यहाँ पे जब भी आएगा x और y दो चर आएगा। ठीक है, तो दो चर क्या है? x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो कैसा रूप होता है वो भी हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। जैसे कि पहला जो होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? युग्म है। युग्म, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा देखिए क्या है? दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। प्लस c2 बराबर क्या है? 0। जहां a1 b1 a2 b2 शून्यक नहीं है। शून्यक क्या है? तो ये x और y जो है ये शून्यक है। तो आप कहेंगे कि सर a1 b1 और a2 b2 क्या है? तो a1 b1 और a2 b2 हमारा एक अचर मान है ना। क्या है? अचर मान। यानी कि ये जो a1 b1 और a2 b2 होगा ये कोई ना कोई क्या होगा? x का जो है ये गुणांक में है और ये अचर मान है, नंबर होगा। ये a1 के जगह कोई ना कोई नंबर होगा अचर मान का, है ना। ये y के जगह पे जो गुणांक में है b1, ये b1 क्या है? एक अचर मान है। यानी कि यहाँ पे b1 का कोई ना कोई नंबर होगा, 3 4 5। वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो युग्म का मतलब अच्छा बताए थे क्या? कि जोड़ा। तो देखिए, तो ये क्या है? जोड़ा में समीकरण है। पहला समीकरण हमारा क्या है? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या है? तो a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये दूसरा हो गया। यहां तक समझ पाए? ये हमारा क्या था? समीकरण युग्म का व्यापक रूप, है ना। इस रूप में मेरा समीकरण युग्म होता है ना। सवाल जो आएंगे इस चैप्टर में जब भी रहेगा समीकरण जोड़ा में रहेगा, है ना। तो वहां पे हम लोग पहला समीकरण जो रहेगा वहां a1x b1y c1 बराबर 0 करके हम लोग चलेंगे। और दूसरा समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 करके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो है, दूसरा पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं, तो दूसरा पॉइंट में है कि रैखिक समीकरणों के युग्म के हल होने की शर्त। क्या है? रैखिक समीकरण के युग्म का हल होने का शर्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये VBI पॉइंट मार लीजिए आप लोग, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जरा सा इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है चार्ट में। तो पहला दिया हुआ है कि पहला कॉलम में है अनुपातों की तुलना, दूसरा में क्या है? गणितीय निरूपण, तीसरा कॉलम में है स्थिति और चौथा कॉलम में है ग्राफीय निरूपण। इन सारे बातों को हम समझाएंगे। ठीक है, जैसे कि
रोमन नंबर पहला में है यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये स्थिति रहेगा समीकरण का तो समीकरण का गणितीय निरूपण कैसा होगा, स्थिति कैसा होगा और ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो वो हम कैसे जानेंगे। तो जरा सा हम थोड़ा सा पीछे अगर हम अभी जो बताए आपको, ये हमारा रैखिक समीकरण का युग्म, इसको आप लोग जरा सा ध्यान दीजिए, है ना, कि जैसे हमारा क्या था पहला ग्राफ में क्या था, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो अच्छा आप कहेंगे कि सर ये a1/a2 और b1/b2 कहाँ से आया, तो यही जो समीकरण का युग्म है ना, जोड़ा है ना, ये दो जो समीकरण है हमारा, ये पहला और ये दूसरा, यहीं से हम लिए कि x का जो पहला गुणांक है, x का जो गुणांक है पहला समीकरण का a1 और दूसरा समीकरण का x का गुणांक क्या है, तो a2 है ना। तो यहीं से हमारा आया a1/a2, और जब इसका a1/a2 का वैल्यू है ना और b1/b2 का वैल्यू अलग अलग होगा, है ना। सपोज कि अगर a1/a2 1/2 है और b1/b2 3/2 है, तो क्या 1/2 और 3/2 ये क्या समान हुआ, नहीं हुआ, तो इसको हम कह देंगे डज नॉट इक्वल टू, है ना। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये डज नॉट इक्वल टू। बात अब यहां आते हैं, ठीक है। तो अब वही यहाँ पे रोमन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अनुपात का अगर तुलना ऐसा रहा तो इसका गणितीय निरूपण कैसा होगा, है ना। पूछ देगा कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो इसका गणितीय निरूपण कैसा होगा, तो लिखा हुआ होगा ऑप्शन में कि अद्वितीय हल होगा या केवल यहाँ एक हल, है ना। इसका क्या हो जाएगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, है ना। पूछ दिया जाएगा कि अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे, है ना, तो इसका स्थिति कैसा रहेगा, तो भैया संगत रहेगा। इसका स्थिति कैसा रहेगा, संगत रहेगा। कहेगा क्या रेखा प्रतिच्छेदित करेगी कि नहीं करेगी, जब ग्राफ बनाएंगे इसका, है ना। दो समीकरण दिया हुआ है, इसी में हम लोग ग्राफ भी सीखेंगे, है ना। तो जब ग्राफ बनेगा तो क्या रेखा प्रतिच्छेदित करेगी कि नहीं करेगी, तो जब भी इसका अनुपात a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, तो जब दो रेखा रहेगा समीकरण का तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। क्या होगा इसमें, प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। चलिए उसी तरह दूसरा देखिए आप कि जब यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस तरह की स्थिति बनेगी अनुपात का, है ना। अनुपात की स्थिति जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा, तो वहां पे जो है हमारा ग्राफीय निरूपण जो रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। क्यों होगा अनेक हल, तो देखिए बताते हैं, आइए जरा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अनेक हल होगा क्योंकि जब भी, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ होगा, है ना, अनेक हल। अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका मतलब क्या कि जब पहला समीकरण, पहला हमारा जो समीकरण है, इसका जितना भी वैल्यू होगा उतना ही इस जो है दूसरा समीकरण का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, उतना ही दूसरा समीकरण का वैल्यू बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो रेखा जाएगा, दोनों समीकरण का रेखा एक दूसरे के क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर जो है ना समान, एक दूसरे के ऊपर जो है कि चढ़ के जाएगा ये रेखा, है ना। यहाँ पे देखिएगा इसका ग्राफीय स्थिति में क्या कह रहा है, समपाती हो जाएगा। समपाती का मतलब कि जो रेखा है ना, ये वाला जो रेखा जैसे ही पहला समीकरण का जाएगा, इसी पर दूसरा रेखा भी इसी लाइन पर चलेगा। समपाती के मतलब होता है एक दूसरे के समान, है ना, समान समान चलना, है ना। एक ही जैसा समीकरण, जैसा पहला समीकरण उस उतना ही मान दूसरा का हो जाएगा। तो इसमें हम क्या जानेंगे कि, और इसमें देखिए कि हर पॉइंट, इसमें कटने का तो कोई बात नहीं होगा। जब इसका जो ग्राफ बनेगा, तो जैसे कि एक ग्राफ हम जैसे कि एक और यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। दो ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ तो ये हो गया, अगर हम पहला समीकरण का एक ऐसा लाइन गया और दूसरा इस तरह का गया, तो यहाँ पे कटा तो एक हमारा पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो था क्या कि जब a1/a2
डज नॉट इक्वल टू b1/b2। समपाती के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ है मान लीजिए, और एक समीकरण का ये रेखा गया, दूसरा भी समपाती का मतलब क्या होता है, दूसरा भी इसी के ऊपर जाएगा। जब इसी के ऊपर जाएगा तो ये हर पॉइंट पे कट रहा है, हर पॉइंट पे कट रहा है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां देखिए क्या कह रहा है कि इसका ग्राफीय निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका हल क्या हो जाएगा, अनेक। तो बस इतना याद रखना है कि जब समीकरण का अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे तो ग्राफीय निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि रेखा एक दूसरे पर संपाती रहेगी, संपाती रहेगी, ठीक है। और इसका स्थिति भी क्या हो जाएगा बाबू, संगत हो जाएगा। स्थिति क्या हो जाएगा, संगत, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला और दूसरा देखा। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या कह रहा है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा ना, ये हो जाएगा इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, ठीक। जब हल नहीं निकलेगा तो स्थिति इसका क्या हो जाएगा, संगत हो असंगत हो जाएगा। स्थिति इसका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। और इसका ग्राफीय निरूपण अगर जब पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। समांतर किसे कहते हैं, समांतर जैसे कि एक दूसरे के मतलब पैरेलल चले लाइन, है ना। जस्ट लाइक जैसे कि आप कह सकते हैं ट्रेन का पटरी, कभी देखे हैं ट्रेन का पटरी जो है जिस पर ट्रेन चलती है, तो वो कभी भी एक दूसरे से आपस में जाके नहीं मिलता है, तो वो हमेशा समांतर रेखा में रहता है ना। तो यही हो जाएगा क्या, इसका ग्राफीय निरूपण कैसा, समांतर रेखा, है ना। तो 2 नंबर में हम लोगों ने क्या सीखे, दूसरा पॉइंट में हम ये सीखा, है ना। कौन कौन सा बातों को सीखे, तो आइए देखते हैं। पहला नंबर में जैसे कि हमारा था ग्राफीय अनुपात कैसा था, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब इसका क्या था ग्राफीय निरूपण, देखिए ग्राफीय निरूपण गणितीय निरूपण कैसा था, तो इसका केवल एक हल होगा, है ना। क्या होगा, और अद्वितीय हल और केवल एक हल होगा। तो पूछा जाएगा इसका हल कैसा रहेगा, तो कहेंगे सर क्या कि इसका एक हल होगा, एक हल, या कह देंगे अद्वितीय हल होगा, है ना। स्थिति कैसा रहेगा, तो संगत रहेगा। स्थिति कैसा रहेगा, तो स्थिति संगत रहेगा। तीसरा बात क्या था कि रेखा प्रतिच्छेदित करेगी कि नहीं, तो रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। पहला, दूसरा पॉइंट में क्या था हमारा, दूसरा पॉइंट में था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर c1/c2। इस स्थिति में क्या था कि गणितीय स्थिति इसका क्या था, देखिए अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है इसका गणितीय स्थिति हो जाएगा अनेक हल, अनेक हल होगा इसका, है ना, अनेक हल होगा। स्थिति कैसा रहेगा, तो इसका स्थिति भी संगत रहेगा, संगत रहेगा, ठीक है। और इसका क्या कहते हैं, रेखा कैसा रहेगा, प्रतिच्छेदित करेगी कि नहीं करेगी, ये बताइए। तो प्रतिच्छेदित नहीं, इसका रेखा जो है समपाती होगा। क्या हो जाएगा, समपाती। रेखा कैसा रहेगा, तो समपाती रहेगा। तीसरा पॉइंट में क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। अब देखिए इसका गणितीय स्थिति कैसा होगा, तो इसका गणितीय स्थिति में कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे इसका गणितीय स्थिति कोई हल नहीं। पूछा जाएगा अगर इस तरह का अनुपात दे देगा, कहेगा कि बताइए इसका गणितीय स्थिति कैसा है, तो
ऑप्शन में रहेगा एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, स्थिति इसका कैसा रहेगा? जब कोई हल नहीं होगा तो स्थिति इसका असंगत हो जाएगा। स्थिति इसका कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा जाएगा अगला पॉइंट, क्या पूछा जाएगा कि इसका ग्राफ, इसका जो ग्राफीय, ये वाला जो पॉइंट है, इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? तो भैया इसका ग्राफीय निरूपण जो है समांतर होगा, है ना। इसका जो दोनों अनुपात का समीकरण का जो रेखा है एक दूसरे के समांतर चलेगा। कैसा चलेगा? समांतर चलेगा, है ना। तो ये 3 पॉइंट था, हम लोग दूसरा नंबर में जो है पढ़े जो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि समीकरणों को हल करने की विधि। बच्चों इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो कौन कौन से विधि से हम समीकरण को हल करेंगे? तो सबसे 2 विधि से हल करेंगे, है ना। एक तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे, दूसरा बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। मेन तो यही 2 विधि है। कौन कौन सा? पहला ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय। और आप ध्यान रखेंगे कि बीजगणितीय विधि में भी जो है ना 3 विधि होता है ना। कौन कौन सा? तो पहला आएगा हमारा प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि आएगा कि विलोपन विधि, है ना। दूसरा कौन सा आएगा? विलोपन विधि। और तीसरा ब्रज गुणन विधि। तो ये जो प्रतिस्थापन है और विलोपन विधि है, इसको हम चैप्टर में ही वहां पे प्रतिस्थापित करना रहता है। जैसे कि 2 समीकरण दिया हुआ रहता है, एक समीकरण का क्या करना पड़ता है? x का मान निकाल लेंगे और दूसरे समीकरण में क्या करेंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे, है ना। उसी तरह विलोपन विधि में एक जो है कि वैल्यू को क्या करता है? विलोप करके जो है कि बनाना पड़ता है ना। तो जब हम चैप्टर बाद जाएंगे तो वहां पे प्रतिस्थापन और विलोपन बताएंगे। ठीक है, ये देखिए ब्रज गुणन विधि में हमको फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ब्रज गुणन विधि का जो है क्या करना पड़ता है? फॉर्मूला। तो चलिए आगे जो है हम लोग फॉर्मूला को भी लिख के रखे हुए हैं आपके लिए। देखिए ये रहा बोर्ड पे आपका ब्रज गुणन विधि का सूत्र, है ना। ब्रज गुणन विधि का सूत्र, एक्चुअली ये सूत्र जो है, तो समीकरण जरा सा इसका हम लिख देते हैं। जैसे समीकरण जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यही 2 समीकरण है। ठीक है, यही दोनों समीकरण के युग्म से ये ब्रज गुणन विधि का सूत्र निकला है कि x बटे b1 c1, ये b1 c1 जो है एक दूसरे से गुना में है। आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे कि x बटे b1 c1 माइनस b2 c2, सॉरी b2 c1 क्या है? x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1, है ना, c2 a1 अब बराबर 1 बटे a1 a2 सॉरी a1 b2 माइनस c2 b1। इस फॉर्मूला को, सूत्र को आप लोग जो है अच्छे से याद कर लेंगे। ये जो है हमें ब्रज गुणन विधि में जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और वहां पे जो है इसका यूज किया जाएगा, उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बस इतना जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया है, इन बातों को आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और ये ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला जो है आप लोग याद कर लेंगे, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।